हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। योर स्पेशल एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग नवोदय विद्यालय के प्रैक्टिस सेट सीरीज कर रहे हैं। इस संदर्भ में आज हम हिंदी के 4 जो आपके पेपर में आते हैं 4 अनुच्छेद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 4 अनुच्छेद आएंगे। मतलब अनुच्छेद से मतलब मेरा है हिंदी के पैराग्राफ जो होते हैं, और एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद उसके 5 जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो उसी पैराग्राफ में छपे होंगे, और हमें उसी पैराग्राफ से छांट कर जो है उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इसी प्रकार से चारों पैराग्राफ से कुल मिला के 20 क्वेश्चनों के आपके उत्तर देने हैं। और ये जो है, अगर आप एक पढ़ने वाला जो भी बच्चा होता है वो इन 5 उसका हिंदी में पैराग्राफ से तो लगभग एक कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है, जो एडमिशन लेने वाले बच्चे होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप भी इसको अच्छे से स्टडी करें और मेरे साथ स्टडी करें, जिससे आपका भी एक भी सिंगल क्वेश्चन भी जो है अनुच्छेद में गलत ना हो। क्योंकि अनुच्छेद और रीजनिंग ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे हैं जिन किसी भी एग्जाम में आपको हाईएस्ट स्कोर तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इसी संदर्भ में देखते हैं अनुच्छेद पहला क्या है। अनुच्छेद पहला कह रहा है, भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। सबसे पहले देखें कि अनुच्छेद में बताया किसके बारे में गया है, तो इसमें तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है, भारत के बारे में बताया गया है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हों, मतलब पहाड़ों पर होते होंगे ये जो स्थान है तीर्थ वाले, या पहाड़ों पे हों या फिर मैदानों में हों, सामान्यतया मतलब आमतौर पे, या नदियों के तटों पर हो। नदियों के तटों यानी कि किनारों पर होते हैं। ये समुद्र के तटों पर भी होते हैं। मतलब कुछ ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो समुद्र के तटों पर हैं। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक आप समझें, मतलब जो लोग घूमने के स्तर से या सैर सपाटे के स्तर से, मतलब जो है दूसरी जगह पे जो है घूमने फिरने जाते हैं। सैर सपाटे वाले मतलब पर्यटक ही सैर सपाटे वाले होते हैं। लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री लोग वहाँ भी तीर्थयात्री लोग वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है वह स्थान पवित्र है। मतलब कौन सा स्थान पवित्र है? जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदियों के तट पर स्थित है। हरिद्वार कहाँ है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखें इसके क्वेश्चन आंसर, ये पैराग्राफ हो गया है। उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले। और कैसे होते हैं? धार्मिक होते हैं, सैर सपाटा करने वाले होते हैं। और आपने क्या पढ़ा इसमें कि सामान्यतः लोग नदियों के तटों पर स्थित हैं, मतलब जाने वाले लोग क्या होते हैं? पर्यटक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतः का पर्यायवाची है? पर्यायवाची मतलब इसी के समान अर्थ रखता हो, ऐसा कौन सा शब्द है? ऐसा शब्द जो है हमेशा सामान्यता का मतलब होता है आमतौर पर, यह समानता बात एक ही होती है। उस पवित्र स्थान को, क्वेश्चन नंबर 63 है, उस पवित्र स्थान को माना जाता है, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम क्या है? विलोम का मतलब होता है उसका उल्टा अर्थ क्या है। देखें पहले क्वेश्चन नंबर विकल्प ए है ईश्वरीय, बी है धार्मिक, सी है अपावन और डी है धर्मनिष्ठ। आप ये देखें, ये पवित्र है, पवित्र का विलोम क्या होगा? अपवित्र होगा। क्या होगा? अपवित्र। अपवित्र तो यहाँ कहीं है ही नहीं चारों विकल्प में। तो आप ये देखिए, लिखा हुआ है सी में अपावन। आ का मतलब हिंदी में कहीं भी अगर आ आता है तो उसका मतलब आप ये समझिए, आ का मतलब होता है ना। इसका मतलब क्या है सी का? ना पावन। मतलब अपावन को हम क्या बोल सकते हैं? ना पावन। ना पावन का मतलब क्या है? अपवित्र है। इसका मतलब आंसर क्या है? सी चाहिए। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल है, क्या है? हम पढ़ रखा है पहले ही, पवित्र है। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, क्या होते हैं?
उत्सुक, धार्मिक, वृद्ध, खोजी, क्योंकि वो लोग धार्मिक होते हैं। जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं वो लोग क्या होते हैं, उन्हें धार्मिक लोग कहते हैं, क्योंकि धर्म की भावना उनमें कुछ ज़्यादा होती है। अनुच्छेद 2 है, देखें अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है। इंग्लैंड से लौटने पर गांधी जी ने राजकोट में वकालत शुरू की। कहाँ से इंग्लैंड से गांधी जी लौटे तो राजकोट में उन्होंने वकालत स्टार्ट की। गांधी जी के बारे में अगर आपको पता हो तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, अप्रॉक्स 1987 में गए थे, और 1900 एक बार तो 1901 में लौट के आए थे, दोबारा जो लौट के आए थे तो 1915 में लौट के आए थे। उसी समय का ये व्याख्यान है। राजकोट में वकालत शुरू की थी, किंतु कुछ दिनों के बाद मुंबई लौट आए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का बड़ा भारतीय व्यापारी, कहाँ का, दक्षिण अफ्रीका का बड़ा भारतीय व्यापारी था, मतलब भारत का और दक्षिण अफ्रीका में वो व्यापार करता था। भारतीय व्यापारी उन्हें अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वहाँ ले गया। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका ले गया। वहाँ अनेक भारतीय व्यवसायी और मजदूर बसते थे। उनके बच्चे सर्वसाधारण विद्यालय में नहीं पढ़ सकते थे। हर जगह उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। इसे देख गांधी जी ने वकालत छोड़ वहाँ के भारतीयों की सेवा का व्रत दिया। मतलब क्या चीज़ देखकर कि वहाँ बहुत सारे भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार होता था। इस सबको देख के गांधी जी ने मतलब वहाँ की वकालत छोड़ के और वहाँ के जो भारतीयों की सेवा के लिए व्रत रखा, भारतीयों की सेवा का व्रत रखा। क्वेश्चन नंबर पहला है 66 में गांधी जी ने इंग्लैंड से लौटने के बाद वकालत कहाँ शुरू की। पहली लाइन में है, इंग्लैंड से लौटने पर गांधी जी ने राजकोट में वकालत शुरू की। कहाँ की, राजकोट। राजकोट ये गुजरात में एक जगह है, वहाँ इन्होंने वकालत शुरू की। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका कौन ले गया। डॉक्टर, वकील, भारतीय व्यवसायी या किसान, कौन ले गया, भारतीय व्यवसायी ले गया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होता था, तो आपने पढ़ा ही होगा कैसा व्यवहार होता था, बुरा व्यवहार होता था, मतलब जो होता है अनटचेबिलिटी वाला, ऐसा होता था। 69 में क्या है क्वेश्चन, 69 है, गांधी जी राजकोट में वकालत शुरू करने के कुछ दिनों बाद कहाँ लौट आए। गांधी जी राजकोट में वकालत शुरू करने के कुछ दिनों बाद कहाँ लौट आए, मुंबई लौट आए। आपने उसमें पढ़ा होगा अनुच्छेद में। गांधी जी ने वकालत क्यों छोड़ी। नौकरी करने के लिए, भारतीयों की दयनीय स्थिति को देखकर, भारत आने के लिए, राजनीति करने के लिए, भारतीयों की दयनीय स्थिति के देखकर। दयनीय का मतलब होता है दुखद स्थिति, मतलब ना अच्छा खाना, ना अच्छा रहना, ना अच्छे लोग, मतलब समाज में उठने बैठने से रोक, समाज में छुआछूत जैसी भावना, ये दयनीय स्थिति थी वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। इस तरह की जो भावनाएं थी भारतीयों के साथ होती थी दक्षिण अफ्रीका में। इन सबका गांधी जी ने देखा और विरोध किया। इस सारे मामले में गांधी जी ने वकालत छोड़ी। अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 कह रहा है, तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। किस चीज़ की बात हो रही, तुलसी के पौधे की। इस बूटी से मधुर गंध आती, मधुर का मतलब मीठी, बूटी का मतलब होता है ये सब हर्ब जो होती हैं, आप इंग्लिश में जड़ी बूटियाँ, इसी को शुद्ध हिंदी में क्या, हिंदी में थोड़ी सी अपना रूरल कल्चर में इसे बूटी बोलते हैं। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है। उनमें अधिक औषधीय और रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। तुलसी के 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता था। तुलसी के पौधे में प्यास रोकने का विशेष गुण होता था। आपको शायद पता भी नहीं होगा, ये मुझे भी नहीं पता था, मैं पढ़ के ही पता कर लूँ। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाएं तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी जिसका मूल निवास भारत है, इसका तुलसी का मूल निवास कहाँ है, भारत है। 16वीं शताब्दी में ही पश्चिमी यूरोप पहुंची। 16वीं शताब्दी में कहाँ पहुंची, पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाएं तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव भी दूर करती है। अब हमने देखें पैराग्राफ पढ़ लिया है, इसी से संबंधित 5 क्वेश्चन हम अब इसमें
सर्च करेंगे, मतलब ढूंढेंगे 5 क्वेश्चनों के आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 71 है, तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? सुगंध देती है, बिल्कुल सत्य है। मतलब सुगंध देती है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं, मतलब कौन सा सत्य नहीं है। चार में चारों बातें सत्य हैं, एक जो बात है तो 3 बातें सत्य हैं, एक जो बात है वो असत्य है। आप देखें कौन सी बात इसमें असत्य है। ये सुगंध देती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, मतलब सत्य नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं। ये तनाव दूर करती है, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमें आंसर से ढूंढना जो बात सही नहीं है तुलसी के बारे में, ऐसा कथन जो सत्य नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, ये बात भी सही है, इसका मतलब सब तीनों बातें सही हो गई। चौथा देखें सेंटेंस क्या है, इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका मूल स्थान कहाँ है? भारत है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तुलसी के बारे में कथन गलत है, इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप नहीं है। पश्चिमी यूरोप में तो ये 16वीं शताब्दी में गई थी लगभग, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में, तभी अंग्रेज शायद से वहाँ ले गए होंगे यूरोप में, शायद ही क्या बल्कि कन्फर्म है अंग्रेज ही से ले गए थे, तभी ये यूरोप में पहुंची थी। विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं? आपने पहले पढ़ रखा, उसमें 150 प्रकार की किस्में दिखाई गई हैं तुलसी की। इसके अलावा क्या है, तुलसी के पौधे को, तुलसी के पौधे को मंदिर के बाहर क्यों उगाया जाता है? पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए। पहली लाइन में हमने पहले आंसर मिल रहा है, क्यों? पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि जब मंदिर के बाहर लगा देते थे उसकी सुगंध से जो है, मतलब जितने जो वहाँ यात्रा करने वाले लोग पहुँचते हैं, इनमें थकान होती है, तो कुछ उनकी प्यास जो है इससे कम हो जाती है। तुलसी का मूल निवास, इस 74वां क्वेश्चन है 74, तुलसी का मूल निवास किस देश में है? किसमें है? आपका भारत में है, आपने पहले पढ़ रखा है। शहद और तुलसी का मिश्रण क्या है? स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। आ का मतलब क्या होता है? ना, इसका मतलब ना हितकर है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये कथन गलत है। स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ये बात सही है, स्वास्थ्य के लिए हितकर है, हानिकारक नहीं है, थोड़ा सा लाभदायक नहीं है, अच्छा लाभदायक। अनुच्छेद 4 देखें, पैराग्राफ 4, सभी मकड़ियों के बारे में कहा गया। क्या? मकड़ियाँ जाले बुनती हैं, इसका मतलब उस पैराग्राफ में किसके बारे में कहा गया? मकड़ियों के जाले के बारे में, जिनसे उन्हें 3 कामों में सहायता मिलती है। जालों से मकड़ियों को अंडे संभालने में, मतलब एक अंडे संभालने में, छिपने में और भोजन पकड़ने में मदद मिलती है। बहुत सी मकड़ियाँ अपने जालों में अंडे देना पसंद करती हैं, जिसमें उनके अंडे एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जाले चिपचिपे हैं और इस प्रकार वे भोजन पकड़ने में मकड़ियों की सहायता करते हैं। जब कोई कीट जाले में उड़कर आता है तो फंस जाता है, इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, पर ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वह फंस गया होता है। मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया है, क्योंकि उन्हें जाले के हिलने का अनुभव होता है, और मकड़ी कीट तक पहुंच जाती है। आगे अनुच्छेद है, जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए, किंतु यदि आपको घर में जाले ना मिलें तो इसका अर्थ नहीं है कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। मतलब अगर घर में जाले नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। देखें इस अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 76 है, यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में है? मकड़ी के रंग के बारे में है, मकड़ी के जाले के बारे में है, मकड़ी के अंडे के बारे में है, मकड़ी के खाद्य पदार्थ के बारे में है। किसके बारे में है? मकड़ी के जाले के बारे में है। मकड़ी के जाले सहायक नहीं होते हैं। किसको सहायक नहीं होते? देखें, आपको अंडों को थामने में सहायक होते हैं, मकड़ी उन्हीं में अंडे देती है। मकड़ी भोजन को पकड़ने में, जब कीट उड़ के जाते हैं तो जाले में ही फंस जाते हैं, इसका मतलब भोजन को पकड़ने में भी सहायता करते हैं। अंडों को बचाने में, तो अंडे जब उसमें थामे रहते हैं तो अंडे उसमें बचे भी रहते हैं। को कीटों को डराने में सहायक नहीं होते हैं। मकड़ी के जाले किसमें सहायक नहीं होते? कीटों को डराने में। मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाले में शिकार फंस गया है? बे उसे सुनती हैं। ए में है, बी उसे सूंघती हैं, वे उसका अनुभव करती हैं। क्या है? क्योंकि जाला हिलता है, डुलता है और कीट उससे निकलने का अनुभव, मतलब कोशिश करता है, तो वो उसका अनुभव कर लेती हैं कि अब कोई उसमें फंस गया है।
79 क्वेश्चन है, घर में मकड़ी का जाला ना मिलने का अर्थ नहीं है कि मकड़ी को अब भूख नहीं है, मकड़ी बाहर निकलने में डर रही है, मकड़ी सो गई है, मकड़ी है ही नहीं। घर में मकड़ी का जाला ना मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मकड़ी को भूख नहीं है, मकड़ी बाहर निकलने में डर रही, मकड़ी सो गई है। अर्थ ये नहीं है कि मकड़ी है ही नहीं। क्या अर्थ है इसका? मकड़ी है ही नहीं। घर में अगर जाला ना मिलने, घर में मकड़ी का जाला ना मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मकड़ी को भूख नहीं है। मतलब मकड़ी, दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है। पहले 5वां देख लेते हैं। यहाँ जीवित रहने का अर्थ क्या है? जीवित रहने का अर्थ है आपका स्वीकारना, देखना, जीना और सोचना। क्या है? जीना। 79 में दोबारा पढ़ के देखते हैं कहाँ पे कंफ्यूज है ये। जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए, किंतु यदि आपको घर में जाले ना मिले तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। ये नहीं है कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। मतलब मकड़ी, मतलब अगर घर में जाले ना मिले तो आपको ये नहीं समझना चाहिए आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। मतलब हो भी, मकड़ी फिर भी हो सकती है। मकड़ी को भूख नहीं है, मकड़ी बाहर डर रही, मकड़ी सो गई, मकड़ी है ही नहीं। तो आपको ये नहीं समझना मकड़ी है ही नहीं, सही है ये लगाया हुआ हमने, मकड़ी है ही नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताएं कमेंट में कैसा लगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।